चलो, क्या चल रहा था हम लोग का? न्यूक्लियस पढ़ लिए थे ना। आज का हेडिंग हम लोग कहाँ हो गया ना रे? इसको तो लिखाना है। सब अंतर बता दिए, लिखाए थे कि ना? नहीं लिखाए थे। अरे बाप रे, तो लिखाबू के ढेर बाकी हो गया तो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पहले अब इसको करिए देते हैं। आज कल लिखा देंगे। हाँ हाँ हाँ, आज कल लिखा। चलिए, डीएनए आरएनए में हम लोग अंतर लास्ट में पढ़े थे ना। डीएनए और आरएनए में अंतर। तो आज हम डीएनए आरएनए की बेसिक सी जानकारियां आपको देंगे, लेकिन आने वाले अगले साल में हम बड़ा डीपली से डीएनए और आरएनए को पढ़ेंगे। समझे बातों को? लेकिन अभी नॉर्मल सी जानकारियां जो हमको देंगे आपको लेना होगा। चलिए देखिएगा। तो सबसे पहली बात है कि यह डीएनए चाहे आरएनए की बात करें कि यह डीएनए और आरएनए का निर्माण क्या चीज से हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। जब बहुत सारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ा है तब क्या चीज का निर्माण किया है? डीएनए, या फिर क्या चीज कह सकते हैं? आरएनए का। डीएनए या फिर आरएनए का निर्माण बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के क्या चीज होने से हुए हैं? जुड़ने से हुए हैं। अब इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है, तो समझिएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है बहुत। पॉली का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत, ढेर सारा। काउची ढेर सारा? न्यूक्लियोटाइड। अर्थात जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तब क्या चीज का निर्माण होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और जब बहुत सारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ता है तब क्या चीज का निर्माण होता है? डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। कैसे जुड़ता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, कैसे न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये सब हमको पढ़ना है। स्पेशल चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब लेकिन बात है कि अब न्यूक्लियोटाइड्स आ गया तो सिंपल सी जानकारियां हम लोग ले लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स का जो निर्माण होता है 3 चीजों के मिलने से होता है। कितने चीजों के मिलने से? 3। सबसे पहला क्या जी? सुगर। सबसे पहला क्या? सुगर। कार्बोहाइड्रेट। सुगर का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। अरे सुगर बोले तो शर्करा, शर्करा ही ना कार्बोहाइड्रेट है। तो अर्थात कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। कौची के जुड़ने से? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कौची जुड़ने से? तो नाइट्रोजन बेस। क्या चीज जुड़ने से? नाइट्रोजन बेस। इसका मतलब होता है नाइट्रोजन युक्त क्षार। नाइट्रोजेनियस बेस का मतलब होता है नाइट्रोजन युक्त क्षार। मतलब वैसा पदार्थ लीजिए जो क्षारीय हो और उसमें क्या प्रेजेंट हो? नाइट्रोजन। तो वैसा आप क्षारीय लीजिए। मतलब आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, उसके बाद क्या लीजिए? नाइट्रोजन लीजिए। और क्या ले लीजिए? फॉस्फेट ग्रुप। आप क्या ले लीजिए? फॉस्फेट ग्रुप को ले लीजिए। जब आप फॉस्फेट ग्रुप को आप ले लीजिएगा और ये तीनों के जोड़ने के बाद आपको जो चीज का निर्माण होगा वही क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अर्थात कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन युक्त क्षार और फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देने से क्या चीज का निर्माण होगा? न्यूक्लियोटाइड्स का। और जब ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगा तो क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगा तो क्या बनेगा? तो हमारे शरीर के अंदर शर्करा भी है, नाइट्रोजन युक्त कुछ क्षार भी है, बाहर से भी लेते हैं, शरीर में प्रोडक्शन भी होता है। आगे फॉस्फेट ग्रुप भी हमारे हैं जो माता से हम लोगों में डीएनए के द्वारा मिला है। यह सभी चीजों का जिक्र क्लास 12 में करें। अभी खाली जान लो कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 3 चीजों से निर्माण होता है। पहला 3 पदार्थ से, पहला शर्करा, दूसरा नाइट्रोजन युक्त क्षार और तीसरा क्या? फॉस्फेट। और नाइट्रोजन युक्त क्षार 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन युक्त क्षार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कहलाता है प्यूरिन। पहला क्या कहलाएगा? प्यूरिन। और दूसरा क्या कहलाता है जी? पायरिमिडीन। दूसरा क्या कहलाएगा? पायरिमिडीन। पहला प्यूरिन और दूसरा क्या कहलाता है? पायरिमिडीन। अब समझिए, प्यूरिन जो होते हैं 2 प्रकार के। प्यूरिन कितने प्रकार के? 2। एक होता है एडिनिन। एक क्या होगा? एडिनिन। दूसरा क्या होंगे? ग्वानिन। दूसरा क्या होगा? ग्वानिन।
जबकि पायरिमिडीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होता है। पहला साइटोसिन, दूसरा थायमिन और तीसरा यूरासिल। एडेनिन को ए से डिनोट करेंगे, ग्वानिन को जी से करेंगे, साइटोसिन को सी से, थायमिन को टी से और यूरासिल को यू से डिनोट करते हैं। तो कह सकते हैं कि हमारे 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। अरे ये सब क्या है? नाइट्रोजन बेस है ना ये पांचों जी। 1 2 3 4 5 मेन हेडिंग नाइट्रोजन बेस, अर्थात नाइट्रोजन बेस कितने हो गए? 5। लेकिन कहेगा मुख्य नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? तो 2। पहला क्या? प्यूरिन और दूसरा क्या? पायरिमिडीन। अब प्यूरिन में कौन कौन आते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिमिडीन में कौन कौन आएंगे? साइटोसिन, थायमिन और अगला हमारा क्या हो जाएगा जी? यूरासिल। क्या बातें समझ में आ गई यहां तक? अब हम नेक्स्ट बात आपके सामने करते हैं। इसमें जो होते हैं ये जुड़ते किससे किससे हैं, इसकी बातें हम करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अब हम आपके सामने एक संरचना खींच रहे हैं। यह संरचना को आप गौर से देखिएगा। ये देखिए, हमने ये संरचना आपके सामने एक डीएनए का छोटा संरचना आपके सामने क्रिएट किया। ये किसका संरचना है? डीएनए का। तो यह डीएनए की दोनों हेलिक्स है और ये जानते हो कि इस पर बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं जी। इस पर बहुत सारे क्या हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक दो नहीं, लाखों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ा है। तो इस प्रकार से हेलिक्स की संरचना का निर्माण हुआ है। समझे बातों को? बहुत सारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जुड़ के क्या चीज का निर्माण कर दिया है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किया है। और ऐसे ऐसे 2 हेलिक्स को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया है? डीएनए बन गया है। और जोड़ गया है तो ऐसी थोड़ी जुड़ गया है। जुड़ने के लिए बीच में इसके कुछ पाए जाते हैं। देखिए क्या होता है इसमें। नाइट्रोजन बेस ये दोनों हेलिक्स को जोड़े रखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन बॉन्ड से? हाइड्रोजन। जैसे कि एडेनिन, एक पॉइंट हम ध्यान दीजिएगा, एडेनिन जुड़ता है थायमिन के साथ। एडेनिन किससे जुड़ेगा? थायमिन के साथ। कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड। एडेनिन हमेशा जुड़ते हैं थायमिन के साथ। कितने बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं? 2 बॉन्ड। जबकि ग्वानिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ। कितने बॉन्ड के साथ? 3 बॉन्ड के साथ। कितने बॉन्ड के साथ? 3 बॉन्ड के साथ। अब समझिएगा अगली बातें। अब यहां देखिए, यह डीएनए की जो दोनों हेलिक्स है यही सब मिलके इसको जोड़े रखती है। पहला एडेनिन जोड़े रखता है थायमिन को डबल बॉन्ड के साथ। ग्वानिन जुड़े रखता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। किससे? साइटोसिन के साथ। साइटोसिन भी करेगा तो यह जुड़ा रहेगा ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। उल्टा हम खाली बोल दिए हैं। थायमिन जुड़ेगा ट्राई बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड एडेनिन के साथ। इस प्रकार से ये क्या है? एक दूसरे से हेलिक्स क्या है जी? जुड़े हुए हैं। अब समझिए, अगर किसी कारणवश यह हेलिक्स टूट जाए, यह बॉन्ड टूट जाए, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके बॉन्ड है यह कौन बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड का क्या नाम है जी? हाइड्रोजन बॉन्ड नाम है। और एक बात को ध्यान में रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है यह काफी कमजोर बॉन्ड होता है। काफी कमजोर बॉन्ड कौन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अर्थात कहने का मतलब है कि देखिएगा, यह बॉन्ड अगर टूटेगा तो आप बताइए यह डीएनए की दोनों हेलिक्स अलग होगी या नहीं होगी? अरे होगा, क्योंकि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स वाली संरचनाएं को जोड़े कौन रखा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब जब अलग होगा, देखो इस प्रकार से समझना कि बॉन्ड है, ये समझना बॉन्ड है। हमने ऐसे करके जोड़ दिया, ये देखो जोड़ दिया। अब यह हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, तो टूटेगा तो ये डीएनए अलग हो गया कि नहीं हुआ? इस प्रकार से डीएनए अलग हो जाएंगे। और जब डीएनए एक दूसरे से अलग हो जाएगी तब आती है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब समझते हो? आनुवांशिकी बीमारियां, आनुवांशिकी रोग आता है। बहुत से बच्चे के देखते होंगे जन्म अभी लिए किया है और आंखों से अंधा है। जन्म लिया और आंखों से अंधा है, तो इसका मतलब है कि उसके माता का डीएनए या पिता का डीएनए का उसका हेलिक्स जो है या हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ होगा? टूटा होगा। और टूटने के वजह से क्या हो गया? उस प्रकार से आपको आंखों से अंधा हो गया।
उसके बाद जन्म लिया, जन्म लेते ही पैर से विकलांग है, चाहे किसी अंग का विकास नहीं हुआ, ऐसी ऐसी बहुत सी बीमारियां होती है। तो उसमें से कुछ बीमारियां हैं जो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड को टूटने से आती है, और बहुत सी बीमारियां हैं जो कि क्लास 12th में हम देखेंगे कि कैसे कैसे आते हैं कौन बीमारी। अभी खाली जान लो कि अगर यह हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो क्या आ जाएगी, आनुवांशिकी बीमारी आएगा, बहुत प्रकार के बीमारी आएगा, रंग वर्णांधता, कलर को देखने उठने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो समझ जाइए कि इस प्रकार से समस्याएं आई है। कोई जरूरी नहीं है कि यह समस्या होगा, और भी कुछ कारण होगा, लेकिन उसमें से एक कारण यह भी होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट सकता है, तो वो लक्षण आ सकता है। क्लियर? टूटते हैं बहुत सारे क्रियाएं के, जैसे कि हम लोग का हार्मोन्स का सिक्रेशन होना चाहिए एक जितना कि एवरेज भर, हमको 5 ग्राम हार्मोन की जरूरत है तो 5 ग्राम हार्मोन का सिक्रेशन होना चाहिए। किसी कारणवश हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हार्मोन का सिक्रेशन हुआ जो कि डीएनए को नुकसान पहुंचा देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड गल जाएगा। तो जब आवश्यकता से ज्यादा हमारे शरीर के अंदर कोई ग्लैंड्स अगर कुछ ज्यादा बना देती है तो शरीर को हानि पहुंचा देती है। समझे बातों को? चलिए, हालांकि हम आगे बताएंगे कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन और एंजाइम बनते हैं, और वही एंजाइम अगर कम बेसी हो जाता है तो नुकसान हाइड्रोजन बॉन्ड को भी पहुंचाता है। चलिए, ये सब आगे की बातें हैं। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत? फिर एक बार बोलिएगा, डीएनए और आरएनए का निर्माण कौन चीज से हुआ है? बहुत सारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ा है तो क्या बना है? डीएनए आरएनए। डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स द्विकुंडलित होता है। न्यूक्लियोटाइड्स कौची कौची से मिलने से जुड़ा है हुआ है जी? कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, दूसरा क्या? नाइट्रोजन युक्त क्षार, मतलब वैसा पदार्थ जिसमें क्या है? नाइट्रोजन जुड़े हैं। अगला क्या है जी? फॉस्फेट ग्रुप। अगला हमारा क्या हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा। आगे देखिएगा, नाइट्रोजन 20 आपके कितने प्रकार के? 2। पहला क्या? दूसरा क्या? प्यूरिन कितने प्रकार के? 2। पहला क्या? दूसरा क्या? पायरीमिडीन कितने प्रकार के? पहला क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? क्लियर? चलिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, हमारे जो डीएनए होते हैं, यह डीएनए की लंबाई की अगर बात करेगा तो यह 6 मीटर लंबा डीएनए होता है। कितना लंबा मीटर डीएनए होगा आपका? 6 मीटर डीएनए लंबा होता है। लेकिन यह हैरत अंगेज बात है, यह विश्वास करने वाली योग बात नहीं है। क्यों नहीं है समझिएगा, हम बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक कोशिका को, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोशिका। और कोशिका के अंदर पढ़ रहे हैं हम केंद्रक के बारे में। किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। पहली बात तो ये कि कोशिका हमें दिखती नहीं, क्या दिखती है? और उसके अंदर ढुकल है केंद्रक में जो औरों नहीं दिखता है। उसके बाद हम लोग इस न्यूक्लियस के अंदर के चीजों को पढ़ रहे हैं, किसके बारे में? डीएनए के बारे में। और कोई इंसान आपको कहे जो दिखेगा नहीं और उसके अंदर 6 मीटर के छोरा रखल है तो यकीन करे वाला बात है, लेकिन यकीन करना होगा। देखिएगा, सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप कपड़ा सीने वाला जिसको हम कहते हैं आंटी, धागा बोलते हैं। अब वह धागा को हम 6 मीटर क्या 10 मीटर तक अगर यहाँ से पूरा क्लास तक अगर लंबा कर दें, ठीक है, तो यह पूरा लंबा यहाँ से वहां हो जाएगा कि नहीं? पूरा लंबा हो जाएगा कि नहीं? लेकिन उसी को यहाँ से लेकर वहां 50 मीटर लंबा धागा को हम थोड़ा सा पानी उनी डाल के इसे गोल कर देंगे और चाहेंगे कि कोनवे में चिपका देंगे, तो 10 मीटर को हम कोनवे में चिपका के रख सकते हैं कि नहीं? वही 10 मीटर को एडजस्टमेंट करने की बात होती है। आप अगर एडजस्ट अच्छा से कर सकते हैं तो वह एडजस्ट हो जाता है, लेकिन काफी अजीब तरह से एडजस्ट हुआ होगा। सोच लो कि जो दिखता नहीं है उसके अंदर 6 मीटर को एडजस्ट करना है तो कैसे एडजस्ट किया गया होगा? तो यह प्राकृतिक का यह खेल है, समझे? एडजस्ट हो जाता है। इसको हम होवा देंगे आपको क्लास 12th में ही। चलिए देखिएगा, तो अब यह डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। और इसको जानते हो पैक करना किसमें होता है? गुणसूत्र में। किसमें पैक होता है जी? गुणसूत्र में। डीएनए आपको किसके अंदर घुसे मिलेंगे? गुणसूत्र के अंदर। जैसे कि यह जो गुणसूत्र होगा ना, मारो ना तो करना चल जाएगा, कोई कर रहा है। देखिए, अब हमारा यहाँ पर ही ये देखिए, समझिएगा, आपके ये जो हो गए, ये जो फिगर हम बना रहे हैं, यह आपका क्रोमोसोम का फिगर है।
ये किसके फिगर हैं जी? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र। अब इसी गुणसूत्र के अंदर हमको डीएनए की पैकिंग करनी है। क्या चीज की पैकिंग करेंगे? डीएनए की। इस प्रकार से चलो हमने पैकिंग कर दिया। ये जो पैकिंग कर रहे हैं ये क्या है? हमारे डीएनए। यही हमारा क्या है? डीएनए है, जो कितना लंबा है? 6 मीटर। जबकि ये हमारे क्या है? क्रोमोसोम, जो कि क्या होते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। पेयर का मतलब जोड़ी में पाए जाते हैं। जो हमारे क्या में पाए जाएंगे? जोड़ी में पाए जाएंगे। क्लियर? तो 6 मीटर लंबे डीएनए को गुणसूत्रों के अंदर हम लोग क्या करते हैं? फिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फिट कर देते हैं। अब समझिए अगली बातें। जब गुणसूत्र के अंदर फिट कर रहे हैं तो गुणसूत्र क्या है, इसके बारे में थोड़ी बातें हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। छोटी सी बातें। क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो सबसे पहली बात करेगा इस गुणसूत्र की खोज की। तो गुणसूत्र के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? वॉल्डेयर। क्या नाम था? वॉल्डेयर। वॉल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सन 1988 ईस्वी को, सॉरी 1888 ईस्वी को, सन 1888 ईस्वी को क्या चीज का खोज किया था? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने क्या चीज का खोज किया था जी? गुणसूत्रों का। न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्रों का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? लेकिन गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट। तो न्यूक्लियस के हैं, बता देना, बोलिए। फ्रेडरिक मिस्चर। डीएनए और आरएनए, गुणसूत्र के अंदर डीएनए है, मतलब गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है जी? हमारा फ्रेडरिक मिस्चर। जबकि गुणसूत्र के खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? वॉल्डेयर। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक आए जो गुणसूत्र में काम किए, जैसे कि पुरकिंजे नामक भी वैज्ञानिक आए, वह सब बताएंगे। वह सब कोई काम नहीं किए, नामकरण की बातें आई थी थोड़ा बहुत, कौन कौन पता किया, क्या किया, उसका हालांकि हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वॉल्डेयर साहब ने सन 1888 ईस्वी में केंद्रक के अंदर कौची के देखा जी? गुणसूत्र को देखा। जो कौची में पाया जाता था? जोड़ी में। जो कौची में पाए जाते थे? जोड़ी में। कौची में पाए जाते थे? जोड़ी में। और सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोग अपनी बातें करें तो हम लोग के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी। लेकिन नंबर में अगर बात करें तो कितना होता है? 46 गो। कितना गो होता है? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर? अब चलिए आगे की बातें हम कर रहे हैं। ये देखो, अब मानव के जो 46 गुणसूत्र है उसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे। धैर्य पूर्वक समझिएगा, हम डिटर्मिनेशन करने वाले हैं, लिंग का निर्धारण करने वाले हैं। अच्छे से देखिएगा, ध्यान को भटकाइएगा नहीं तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। मानव के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। बोले तो 46 को पाया जाता है, जिसमें से 23 जोड़ी में से 22 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, यह लड़का और लड़की दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। लड़का और लड़की दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो लड़का और लड़की में गुणसूत्रों की संख्या का समान होना क्या कहलाता है? ऑटोसोम। क्या कहलाता है? ऑटोसोम। आपसे कहेगा कि लड़का और लड़कियों में 23 गुणसूत्र में से 22 जोड़ी गुणसूत्र लड़का और लड़की दोनों में समान होता है, उस गुणसूत्र को क्या कहते हैं? ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। जबकि एक पेयर गुणसूत्र, बोले तो एक जोड़ी गुणसूत्र लड़का और लड़की दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ऑलोसोम। जिसे क्या कहा जाता है? ऑलोसोम कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, यही एक जोड़ी गुणसूत्र की वजह से जो अलग अलग लड़का लड़की दोनों में पाया जाता है, इसी के वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन बोले तो लिंग निर्धारण होता है। इसी एक जोड़ी गुणसूत्र की वजह से आप लड़की बन गए और हम क्या बन गए? 22 जोड़ी गुणसूत्र जो हमरा में है वो है एकदम ज्यों त्यों तोरो अंदर है। कारण क्या है दोनों का सेम होने का?
क्योंकि बहुत से ऐसे चीजें हैं जो हम में और आप में सिमिलरिटी है, नहीं है क्या? बाल का रंग हमरो करिया तोरो करिया, हमरो नाक तोरो नाक, हमरो लीवर तोरो लीवर, बहुत से प्रोटीन हार्मोन, हमरो लीवर बना रहा है जूस बना रहा है, कौन जूस बना रहा है? बाइल जूस बना रहा है, तोरो लीवर बाइल जूस बना रहा है, हमरो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज बना रहा है, तोरो बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो यह सब चीजें सिमिलरिटी है। तो यह सिमिलरिटी जो है यही 22 जोड़ी गुणसूत्र। अब कहेगा गुणसूत्र से इससे क्या रिलेशन है? क्योंकि गुणसूत्र के अंदर डीएनए है। और तुमको हम छोटी सी बात हम बता देते हैं, गुणसूत्र के अंदर क्या है? डीएनए। और डीएनए बनाता है आरएनए। डीएनए क्या बनाते हैं? आरएनए। और डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। फिर आरएनए से क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। और यही प्रोटीन से कुछ प्रोटीन बनते हैं और कुछ इससे भी हमारा प्रोटीन से भी जाके एंजाइम बनता है। तो जितना प्रकार के एंजाइम तंजाइम हमारे शरीर में, वो है सब एंजाइम तोर शरीर में नहीं बन रहा है। जो प्रोटीन हमारे शरीर में है वो है प्रोटीन तोर शरीर में है। हमरो बाल के रंग देवे केराटिन प्रोटीन है, तोरो है केराटिन प्रोटीन है। अर्थात यही 22 जोड़ी गुणसूत्र की वजह से हम लोग और तुम लोग में सिमिलरिटी है, जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र में डिफरेंट आ गया, खाली हम लड़का हो गए और तुम क्या हो गई? लड़की। और जो डिफरेंट है उसे क्या कहते हैं? ऑलोसोम। क्या कहते हैं? ऑलोसोम। अब समझिएगा, अब यहां पर हम आपको ये सब समझ गया ना, हटा देते हैं। चलो अच्छा तरीके से देखना, समझ जाओगे। ये अब देखना हुआ क्या, एक्चुअली कहानी क्या हुआ। चलो देखना जब साफ हो गया। अब ऑलोसोम हमने कहा कि लड़का और लड़की दोनों में क्या होंगे? अलग अलग। एक जोड़ी होगा लेकिन दोनों में अलग अलग होगा। अलग अलग क्या हो जाएगा? लड़का में एक जोड़ी एक्स और वाई, देखो तो दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? अरे हैं अलग अलग। जबकि लड़का में देखिए क्या है? एक्स एक्स है। अब कहोगे सर कि एक्स क्या है? एक्स क्या है? तो एक्स कुछ और नहीं, यह गुणसूत्र है। यह एक्स टाइप के देखे में लगता है ना, इस प्रकार से तुम एनसीईआरटी देखोगे तो दिखेगा तुमको एक्स जैसा शेप बनाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए इसको एक्स नाम दिया गया है। क्लियर? आपके एक्स गुणसूत्र जो हमारा होता है, ध्यान दीजिए, एक्स जो होता है हमारा ये वाला, लड़का के अंदर एक्स वाई होते हैं और लड़की के अंदर क्या होता है? एक्स एक्स होता है। और यह हमारा डिफरेंट हो जाता है, यह हमारा क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। मतलब कह सकते हैं इसमें भी अगर बात करेगा तो गुणसूत्रों में लड़का का जो पेयर वाला गुणसूत्र होता है अलग अलग है। एक वो एक्स है तो दूसरा क्या है? वाई है। जबकि लड़की में क्या है? दोनों एक्स एक्स है। क्लियर? अब देखिएगा अगला बात है बॉयज की। अगर बात करेगा कि बॉयज का निर्माण कैसे होगा, तो हमने कहा कि 22 जोड़ी गुणसूत्र लड़का और लड़की दोनों में क्या होगा? समान। तो देखना हम लड़का को हम बता रहे हैं इसके गुणसूत्र कितना होगा। लड़का लड़की दोनों में होगा 22 जोड़ी, अर्थात कितना होगा? 44 होगा। अब समझिए, माता से इधर समझिए, लड़की लड़का वाला से आ रहा है एक्स गुणसूत्र और लड़की वाला से क्या आ रहा है? एक्स गुणसूत्र ही आ रहा है। तो जब 44 और प्लस एक्स एक्स अगर आ जाएगा तो क्या बन जाएगी? लड़की बन जाएगी। 44 प्लस एक्स एक्स आ जाएगा तो क्या बनेगी? लड़की बनेगी। लेकिन ऑटोसोम से 44 गुणसूत्र आया। ऑटोसोम से कितना गुणसूत्र? 44। और ऑलोसोम से क्या हो गया? इधर पुरुष वाला से बाई आ गया और महिला वाला से क्या आ गया? एक्स आ गया। तो ये एक्स बाई फिर क्या चीज के लक्षण ला देगा? लड़का का। क्या चीज का लक्षण ला देगा? लड़का। क्लियर? तो ध्यान में रखना, बॉयज का क्रोमोसोम फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 44 प्लस एक्स वाई, जबकि लड़की का क्रोमोसोम फॉर्मूला 44 प्लस एक्स एक्स। 44 प्लस एक्स एक्स। अब आगे पॉइंट समझिए। अब हम लिंग निर्धारण का अच्छा सा एक आपको डायग्राम दिए हैं, इधर देखना। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? लिंग निर्धारण। देखिएगा, लिंग निर्धारण हम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। लिंग निर्धारण क्या है? आपको पता है
लिंग निर्धारण के लिए एक मेल और एक फीमेल का होना जरूरी है। बिना एक लड़का एक लड़की का लिंग निर्धारण कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले एक तरफ हमने ले लिया माता को, किसको ले लिया? माता को, और एक तरफ किसको ले लिया? पिता को। मदर और कोची फादर। चलिएगा, माता और दूसरा तरफ क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। और हमको पता है माता के अंदर बोले चाहे लड़की के अंदर बोले कि कौन सा गैमेट का निर्माण होता है? गैमेट बोले तो युग्मक। कौन सा गैमेट का निर्माण होता है? तो वह गैमेट क्या है जी? ओवम। कौन सा गैमेट का निर्माण होता है? ओवम। ओवम का मतलब क्या होता है? अंडाणु। जबकि पिता के अंदर अगर कहे कि कौन सा युग्मक का निर्माण होता है, तो पिता के अंदर क्या होता है? स्पर्म। पिता के अंदर क्या होता है? स्पर्म होता है। अब समझिएगा, यह ओवम को हम कहते हैं हैप्लोइड। क्या कहते हैं? हैप्लोइड। हैप्लोइड को हिंदी में क्या कहते हैं? एक लिंगी। अब क्या है समझिए, हैप्लोइड हमने क्यों कहा, इसे क्यों कहा समझिएगा। लिखा हुआ हिंदी से क्रिएट होगा एक गुणित, अर्थात एक गुण हुआ कि नहीं? वैसी कोशिका, स्पर्म और ओवम एक प्रकार की क्या है? कोशिका। लेकिन कौन कोशिका? तो जनन कोशिका। ये है ना, जनन करती है आगे, तो जनन कोशिका है। अब समझिएगा, हमने कहा युग्मक को, अंडाणु को कहा एक गुणित, अर्थात वैसी कोशिका जिसमें एक गुण पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? एक गुणित। अब बताइए, अब हमर स्पर्म है, हमर स्पर्म है, तो ओकरा में तोर वाला गुण पावल जाएगा। हमर स्पर्म में कि हमरे वाला गुण कैरेक्टर मौजूद होगा, तो हमर स्पर्म में हमरे वाला, अर्थात स्पर्म के अंदर एक गुण केवल पाया जाएगा, केवल लड़का का गुण पाया जाएगा, इसीलिए ये क्या होता है? एक गुण। अब क्या उसी प्रकार से आइए इधर लड़की के तरफ आइए, हाँ लड़की के तरफ आइए, तो लड़की का भी गुण जो रहेगा इसी ओवम के अंदर सेट रहेगा। अरे लड़की का गुण और लक्षण और लड़का के गुण और लक्षण कौची में प्रेजेंट होता है? एगो शुक्राणु में और अंडाणु में। जितना तो लूर लक्षण है ना भद्राहीन वाला, इस सब तोर अंदर किसमें आ जाता है? अंडाणु में। और तोहनी के खेसराहा वाला लक्षण इस स्पर्म में आ जाता है। और यह दोनों जब स्पर्म और ओवम मिला तो महा खेसराहा बच्चा पैदा ले लिया, दोनों के लक्षण आ गया। समझ रहा है बात को? तो बताओ, जब दोनों के लक्षण इसमें आ गया तो यह डायप्लोइड हो गया। दोनों के लक्षण आ गया तो ये क्या हो गया जी? डायप्लोइड। बचवा में दोनों के लक्षण आ गया। कोई आके कह रहा है कि अरे बाबू रियन नक्का मिल लो, तो कोई कह रहा है देखो छोरा एकदम मैया ये टूसा रियन लगा है, ठोरवा देखे में एकदम मैया वाला मिला है। तो ये जो टूसा रियन लग रहा है देखे में, ये तुम्हारा ओवम का कमाल है, क्योंकि ओवम में तुमने लक्षण को दिया है। समझे बात को? जो उसके अंदर जो डीएनए था उसी को ही आपके गया है बच्चों में, इसलिए आपका टूसा रियन ठोर आपके बेटों को लग रहा है देखे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इधर। अब समझिए, अब हम बच्चे का निर्माण करने वाले हैं। देखना, इसको पहले हटा देते हैं। अब ये देखो, देखना है, ये देखो। अब लड़की का अंडाणु और मादा लड़की का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु को क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन सबसे फेवरेट मेथड तो तुम जानबे करते हो। कौन सा मेथड है? आपके सेक्स के जरिए भी आप मिला सकते हो शुक्राणु और अंडाणु को, वरना आज का साइंस बहुत तरीके से फर्टिलाइजेशन किया जा रहा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, परकनली शिशु, जैसे कि आपका स्पर्म को ले लिया और लड़की का ओवम को ले लिया और दोनों के मिला दिया और तीसरा लड़की में किसी में डाल दिया, बच्चा पैदा हो गया। कोई सेक्स अफेक्ट्स की जरूरत नहीं है, हो गया यहाँ पर भी। अब देखो, अब ये भी होता है सेरोगेसी। सेरोगेसी में होता है हमर बच्चा कोई और महिला पालती है तो उसे सेरोगेसी कहते हैं। समझे बात को? तोर स्पर्म और लड़की का ओवम किसी का ले लिया, बाहरी में निषेचन करवाए और निषेचन करा के किसी लड़की को हम पैसा दिए कि देखो रे कि तुमको हम 5 लाख रुपया देंगे, 5 लाख रुपया देंगे और हमार बेटा के की कर ले, तू अपन कोख में पाल ले। लड़की गरीब घर के है, लड़की सेरोगेसी। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेरोगेसी। समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। लड़का का स्पर्म ले लिया जाएगा और लड़की का ओवम ले लिया जाएगा।
दोनों का ले लिया गया, बाहर में निषेचन करा दिया, एक ट्यूब के अंदर निषेचन करा लिए, और निषेचन कराने के बाद अब उस महिला को खोजेंगे कि जो महिला इसको फर्टिलाइजेशन चीज को क्या कर सके, अपना गर्भाशय में रख सके। अब ज्यादातर गरीबे घर के देखा जाता है, गरीब घर के अब देखिएगा वो कि कोई महिला दिखी, हम उसको लोभ दे देंगे कि तुमको 5 लाख रुपया देंगे, हमारे बेटा पालेगी तू अपन कोख में, तो कहेगी 5 लाख रुपया के बात है, तो अब तुम जैसी बोल देगा ऐसे हमारे बेटा पालेगी, तो ओकर दिमाग में तो गलते फिगर छपेगा ना जी कि हमारा कौची बोल रहा है, हमारा गंदा चीज बोल रहा है, ये सबसे रिलेटेड हुआ है, उसका दिमाग में ख्याल आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन तुम उसको समझाओगे कि देखो तुमको कुछ करना उरना नहीं है, बस हम आप तुमको कुछ देंगे, तुमको बस एडमिट थोड़ा सा हो जाना, तुम्हारे यूट्रस में गर्भाशय में हम अपना मटेरियल को डाल देंगे, समझे। उसके बाद इस गर्भाशय को 9 महीना रख लेना, उसके बाद जो बच्चा हो जाएगा उस बच्चा को हमको दे देना, समझे बातों को। यह होता है सेरोगेसी। तो करता कौन है वो लगेगा तुमको कि सर बत्ती चिकमा करता कौन है, करता कौन है। सबसे ज्यादा यह फिल्मी इंडस्ट्रीज के हीरोनी लोग करती है, हीरोनियन करती है। बहुत सारा ऐसा हीरोनी है, नाम तो हम नहीं लेंगे, जो तुम जानते होगे कि शादी ब्याह हो गया है, एक को बाल बच्चा नहीं, लेकिन वो बेटा के लेके घूर रही है, एगो अपन बेटी के लेके घूर रही है, उसका रियल में अपना बेटा बेटी है, लेकिन उसके कोख का बेटा बेटी नहीं है, इसलिए तुम नहीं जान रहे हो। काहे नहीं वो अपना कोख में बेटा पाली, क्योंकि जब अपना कोख में बच्चा पालती ना तो उसका फिगर खराब हो जाता। जैसे कि बच्चा देगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, चेहरा का रौनक खराब हो जाएगा, और हीरोनी सब तो चुहरबे पर तो कूदा है, अब भोंदावड़ा ये लगेगी देखे में, तो कौन लाइक करेगा, कौन हॉल में सीटी बजाएगा। तो इस सब के वजह से वो सब करते हैं। आज इसका बाल बच्चा नहीं हो रहा है वो ये सब काम करता है, समझे बात को। लेकिन हाँ, इस सेरोगेसी के लिए किसी प्रकार का कोई भी कानून का आपका निर्माण भारत सरकार नहीं किया है। अगर अब देखो केस क्या बनता है, हम क्या बोले, हम अपना बच्चा को इसके अंदर किसी लड़की के अंदर डालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 9 महीना बाद वो बच्चा दे रही है, तो हम उसको जाके बोले कि अब हमको ही बच्चा दो, हमको बच्चा ये चाहिए। तो वो बच्चा अब 9 महीना वो अपना पेट में पाली है, तो माया तो आ जाएगा उसके प्रति ना, तो वो देना नहीं चाहेगी। तो इसके लिए तुम चाहोगे कि हम कानून से लड़ें, तो कानून से लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि इसके लिए कोई भी कानून इंडिया में बना होना नहीं। उसके बाद ये भी हो सकता है, अब 9 महीना वो पेट में पाल ली, और उसके बाद 10वां महीना तो ख्याल में आ गया कि नहीं हम बच्चा उच्चा के नहीं पालेंगे, तो हनी दोनों के ब्रेकअप हो गया, जनी मर्दाना के दोनों अलग अलग हो गया, तो अब बेटवा के रखेगा भाई, हम जैसे सेरोगेसी जे करवाए ओकरा के रखेगा। अब वो बुतरुआ के लेके खोजने चल रहा तोरा, ये है हमारे बुतरुआ के ला, तो तोरे बुतरुआ है, तो वो रखबे नहीं करेगा, वो नहीं रखेगा, कहेगा कि हम नहीं रखेंगे। रियल बात है, कानून में तो कुछ है ही नहीं है, तुम कौची से लड़ेगा, कानून से ना सब कुछ होता है जी, इसका कोई कानून नहीं है। तो उस समय में उस बच्चा को खुद पालना पड़ेगा उसको, तो यह सब दिक्कत समस्या उत्पन्न होती है। तो सेरोगेसी ये चीज होता है, क्लियर। हालांकि यह सब चीजें हमको बताना नहीं था, लेकिन आ गया मुंह में तो निकाल दिए। चलिए इधर ध्यान देना है, तो समझिएगा हम क्या कर रहे थे। अब इधर से आया, हाँ फर्टिलाइजेशन करवा रहे थे, और सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे लड़का बन जाता है कैसे लड़की बन जाता है देखिए। अब इधर से आ रहा है लड़की का अंडाणु, और इधर से क्या आ रहा है लड़का का शुक्राणु। और ध्यान में रखना, शुक्राणु हो चाहे अंडाणु हो, यह सभी में गुणसूत्रों की संख्या आपके जीवों की संख्या जिसका होता है उसका क्या होता है, आधा होता है। मतलब हमारा 46 गुणसूत्र है, तो हमारे शुक्राणु में कितना गुणसूत्र होगा, 23 होगा, होना ही चाहिए 23, तबे ना ये दोनों मिलेगा, तो 23 23 46 हो जाएगा। अब पता चले कि हमारा साथ हमारे गुणसूत्र में 46 गुणसूत्र पहले से रहे, एक से 46 आ जाए, तो 46 कितना हो गया, 92 हो गया। तो 92 गुणसूत्र से बेटा का निर्माण होगा, अरे भूसा भूसा हो जाएगा बेटा अंधेरे में, समझ रहा है बात को। तो इसीलिए हमारे गुणसूत्रों में, हमारे गुणसूत्र के अंदर, हमारे गैमेट के अंदर, युग्मक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आधी होती है। अर्थात कितनी होती है जी, आधी होती है। आधी का मतलब 23 होती है। अब इधर अंडाणु से आएगा और इधर शुक्राणु से आएगा। हमने कहा कोई परिस्थिति हो 22 गो तो एकदम आना ही आना है, ये तो हम पहले ही बोल दिए ना। 22 गो क्या है जी, आना है, मतलब 22 गो इधर से टपकेगा, आएगा ना 22 गो इधर से। अरे ओभम ना है जी, ओभम में कितना शुक्राणु, कितना अंडाणु, कितना गुणसूत्र है, 23 गुणसूत्र, और शुक्राणु में भी कितना है जी, 23 है। तो हमने कहा था कि 44 को तो एकदम आने ही आना है,
तो 44 के तुम आधा करोगे तो 44 के आधा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 गो तो इधर लड़का देने से गिरेगा, लड़की की तरफ से आएगा, और 22 गो इधर से आएगा, क्योंकि दोनों में समान होना है। तो 44 गो तो आपके एकदम आना ही आना है, जो कहां से आएंगे, आउटोसोम से। आउटोसोम से ही आएगा, आउटोसोम से आएगा। जबकि यह जो x जो है, अब इसमें क्या होगा, यह माता वाला x आ गया, और पिता का इधर देखो, यह पिता का आ गया, कौची आ गया जी, पिता का y आ गया। तो देखो तो 44 और x y आ गया, तो फिर क्या चीज का निर्माण हो गया, लड़का। क्या चीज का निर्माण हो गया, लड़का का। अब फिर से एक बार समझना, अभी इधर लग समझ आना। देखो 23 गुणसूत्र है, और 23 गुणसूत्र में एक गुणसूत्र इसका अवलोसोम है और एक गुणसूत्र इसमें भी अवलोसोम है। अब समझिए, अब वह लिंग का निर्धारण कर देगा। तो इधर से भी आया 22 गुणसूत्र, इधर से भी कितना आया, 22। अब निषेचन हो रहा है, अब इधर से भी आया 22, दोनों शुक्राणु अंडाणु मिल गया, तो ऑटोसोम 22 ऑटोसोम 22 मिलके क्या हो गया, 44 हो गया, हुआ ना। उसके बाद इधर से माता वाला से आया x, और फिर पिता वाला से क्या, इधर पिता वाला से क्या आ गया जी, x आ गया। तो 44 प्लस x फिर क्या बना दिया, लड़की बना दिया। क्या बना दिया, लड़की बना दिया। अर्थात कह सकते हैं जो लिंग का निर्धारण हो रहा है वह किस पर हो रहा है, पुरुषों पर हो रहा है, लड़कों पर हो रहा है, एक्स वाई पर हो रहा है। एक्स वाई पर ना लिंग निर्धारण हो रहा है, और एक्स वाई किसके पास है, लड़का के पास। अर्थात लड़का या लड़की बनना किस पर डिपेंड कर रहा है, पिता पर। किस पर डिपेंड्स कर रहा है, पिता पर। लेकिन समाज तो जानवे करते हो कि समाज का क्या कहना है, अगर बेटा हो रहा तो ठीक हो, अगर बेटी हो रहा तो दिक्कत हो। अगर हो रहा है तो डायरेक्ट फटाक से बोल देगा कि खाली बेटी एरा हो वो है। एरा नहीं हो रहा है, तुम्हारे गुणसूत्र में प्रॉब्लम है, तुम्हारे लड़के में प्रॉब्लम है, तुम्हारी पुतोह में कोई प्रॉब्लम नहीं, पुताई तो ठीक है ठाके हो, तो बेटा में गुणसूत्र 19-20 के वजह से उस प्रकार से आपका खाली बेटे पैदा हो रहा है, चाहे खाली बेटी पैदा, समझे। तो किसमें समस्या आने की वजह से लिंग निर्धारण होता है, हमारा कौन होता है जो लिंग निर्धारण का काम करता है, तो हमारा कौन होता है, पिता होते हैं। कौन होते हैं, पिता होते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे समझिएगा। अब आगे हम आपको ट्रांसजेंडर बताते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गैमेट में बोले तो युग्मक में 23 गुणसूत्र की जगह 24 गुणसूत्र आ जाते हैं। कभी कभी गुणसूत्रों में हमारे युग्मक में 23 के जगह कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। तब क्या होता है, ट्रांसजेंडर का निर्माण होता है। ट्रांसजेंडर बोले तो किन्नर का निर्माण होता है। किन्नर दो प्रकार के होते हैं, एक मेल ट्रांसजेंडर होता है, एक क्या होते हैं, मेल ट्रांसजेंडर बोले तो नर किन्नर, और एक क्या होता है, फीमेल ट्रांसजेंडर, जिसको हम गे कहते हैं। ट्रांसजेंडर जाने ना, किन्नर जानवे करते हो, भाभी जी घर पे हैं, तो यह हमारा ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर का मतलब किन्नर। कौन है, किन्नर। तो एक होता है लड़का वाला किन्नर और एक होता है लड़की वाला किन्नर। लेकिन तुमको लगता हुआ ना कि सब के सब किन्नरे हैं, नहीं, अंतर है दोनों में। जो लड़की किन्नर होगी ना वो सुंदर ज्यादा होगी देखने में, उसका फेस पर दाढ़ी उड़ी नहीं लगेगा देखने में, और लड़की से भी ज्यादा सुंदर होती है फीमेल ट्रांसजेंडर। जबकि लड़का ट्रांसजेंडर पूरा बॉडी सॉडी रहेगा, अजीब जैसा रहेगा, दाढ़ी उड़ी फुफंदा ऐसा रहेगा, और बोलेगा तो पूरा एकदम आवाज एकदम भारी निकलेगा। लेकिन फीमेल ट्रांसजेंडर बोलेगी तो आवाज में भी थोड़ा सुरीलीपन होता है। हालांकि आवाज दोनों के भारी होता है, लेकिन थोड़ा सा कम इसका होता है। समझे बातों को। अब समझिए कैसे मेल ट्रांसजेंडर बन जाते हैं और कैसे फीमेल ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। देखना, 22 गुणसूत्र तो आना ही है माता से भी, और 22 गुणसूत्र कहां से आना है, पिता से भी। समझ रहा है, मतलब 22 जोड़ी हम लिख दें, माता और पिता दोनों से कितना आ गया, 22 आया तो कितना हो गया, 22 पेयर हो गया, 44 हो गया ना। अब मेल ट्रांसजेंडर कैसे बनता है, तो 44 प्लस x/y ये क्या बनता है, लड़का। ये क्या बनता है, लड़का। अगर और ये जो अब मेल बन रहा है ना, तो 44 प्लस x/y ये लड़का है। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसजेंडर बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, माता वाला, माता के अंदर फीमेल के अंदर होता है XX, और मेल के अंदर क्या होता है, XY होता है। अब देखो 22 प्लस XY के साथ बन रहा था ये लड़का, लेकिन हुआ क्या कि माता के गैमेट के अंदर एक गुणसूत्र और ज्यादा थे, और माता के गुणसूत्र का X गुणसूत्र इस बच्चे में टपक पड़ा, तो 44 प्लस XY और X कितना गुणसूत्र हो गया, 47। तो ट्रांसजेंडर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47। अगला देखिए, फीमेल ट्रांसजेंडर कैसे बनेंगे, तो फीमेल पहले बनता है फीमेल, तो फीमेल बना क्या,
22 प्लस XX, 22 प्लस XX क्या बन गया? फीमेल। अब हुआ क्या, अब इधर से क्या हुआ, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या गैमेट में होना चाहिए 23, लेकिन एक गैमेट ज्यादा गुणसूत्र था, तो इसके वजह से एक गुणसूत्र ज्यादा टपक पड़े, मतलब एक गुणसूत्र टपक गया 22, तो 44 बन रहा था। देखो 22 प्लस XX कौची बन रहता है? लड़की, लेकिन बन गई ट्रांसजेंडर, तो लड़का वाला गुण आ गया 22 वाला। उसी प्रकार से मेल ट्रांसजेंडर, तो मेल बनने का सूत्र क्या है जी? 22 प्लस XY, यही ना है, लेकिन 22 प्लस XY बन रहा है लड़का, लेकिन बन गया ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर बनेगा तो लड़का बन रहा है, तो लड़की वाला लक्षण आएगा, मतलब किसका गुणसूत्र आएगा? X वाला आएगा। अब इधर देखिए, अब यहाँ फीमेल ट्रांसजेंडर, तो यहाँ हो जाएगा 44 प्लस 44, इधर हम पेयर लिखना भूल गए, 22 पेयर। अब ये 44 है। अब क्या हुआ कि बन रही थी फीमेल, तो फीमेल बन रही थी तो 44 प्लस XX होगा, लेकिन फीमेल में दिक्कत हो गया गुणसूत्र में, और एक गुणसूत्र और आ गए, तो अब ट्रांसजेंडर हो गया, तो लड़की तो यही थी, तो अभी लड़का वाला नहीं आएगा, तो लड़का वाला क्या आ जाएगा? बाई आ जाएगा, तो फीमेल ट्रांसजेंडर हो गया। बात समझ में आई? चलो, यह आपके थे क्रोमोसोम की थोड़ी सी बातें जो कि कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, 1 सेकेंड में, एक झटका में, फटाक से देखिएगा, लेट हो गया थोड़ा। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले देखिए अब कि डीएनए और आरएनए का निर्माण कौन से होता है जी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से। बताइएगा जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स कौची से निर्माण होता है? शुगर। दूसरा, तीसरा, नाइट्रोजन बेस की मुख्य कितने प्रकार के? पहला क्या, दूसरा क्या? कितने भाग में बटा होता है? पहला क्या, दूसरा क्या? पाइरीमिडीन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या? क्लियर? अगला बात ध्यान किया, डीएनए की लंबाई कितनी होती है? डीएनए की पैकिंग कहाँ होती है? क्रोमोसोम का खोज कब हुआ था? कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? कितना जोड़ी मानव में पाया जाता है? 23 जोड़ी गुणसूत्र को कितने जोड़ी में कर करके बांटा गया? 2। पहला 22 जोड़ी, पहला 22 जोड़ी किसमें सेम होता है? जिसको क्या कहते हैं? एक जोड़ी क्या होता है? एक जोड़ी क्या होता है? डिफरेंट होता है। एक जोड़ी लड़का लड़की दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग, जिसे क्या कहते हैं? डिफरेंट। क्या क्या होता है? लड़का में हो जाता है 22 हो जाता है, और लड़की में क्या हो जाता है? X हो जाता है। यह डिफरेंट हो जाता है। आगे, लड़का बनने का क्रोमोसोम फॉर्मूला क्या है? 44 प्लस X। लड़की बनने का क्रोमोसोम फॉर्मूला। अगला आइएगा, अगला सेक्स डिटरमिनेशन, तो समझ में आ गया, तो समझावे ना, बताया था क्लियर, इधर तो समझने वाला चीज है। चलिए आप लोग निकलिए। कल लिखाएंगे, पहले बहुत हो गया है। तो ट्रांसजेंडर में गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो कितना बोलोगे जी? 6, 47।